बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 12 ऑफ कैप्लन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है जब बिजनेस कर रही है तो उसकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं जिसको उसने फुलफिल करना है। अब वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं वो तो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो बात स्टार्ट हो रही है वो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि बिजनेस जो है वो एक सेपरेट एंटिटी है, ओनर अलहदा है। लेकिन अब यहाँ पे उसको अगर हम एक्सटेंड करें तो जो ओनर्स हैं, अगर हम लिमिटेड कंपनीज की बात करें, ओनर्स कंपनी को कंट्रोल नहीं कर रहे होते। नॉर्मली जो कंट्रोल कर रहे होते हैं वो डायरेक्टर्स हैं। अब डायरेक्टर्स जब कंट्रोल कर रहे होंगे तो कुछ बेनिफिट्स हैं उसके और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। बेनिफिट्स क्या हैं इसके? नंबर 1, स्पेशलिस्ट मैनेजर्स। अब ओनर्स हैं तो कोई भी जो इंडिविजुअल है वो किसी भी लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकता है, लेकिन लाजमी नहीं है कि उसमें बिजनेस को रन करने की एबिलिटीज हों। तो जब मैनेजर्स, स्पेशलिस्ट मैनेजर्स हायर किए जाएंगे और वो मैनेजर्स, मार्केटिंग मैनेजर अलहदा है, फाइनेंस मैनेजर अलहदा है, HR मैनेजर अलहदा है, क्योंकि एक सोल ट्रेडर में ये सारे काम ओनर खुद कर रहा होता है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक बंदे में सारी स्किल्स एक ही जैसी हों। तो एक बेनिफिट ये है कि जब हम कंट्रोल अलहदा कर देते हैं और लार्ज स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस जो है वो स्पेशलिस्ट मैनेजर्स हायर कर सकता है, जिसका बेनिफिट होता है। उसके अलावा जो मैनेजर्स हैं वो ओनर्स होना उनका लाजमी नहीं है। शेयर होल्डर्स जो हैं वो स्प्रेड कर दिए जाते हैं। एक बंदा अगर 10,000 इन्वेस्ट करना चाहता है बिजनेस में तो अकॉर्डिंगली उतने शेयर्स परचेज कर लेगा। एक 20,000 इन्वेस्ट करना चाहता है, अकॉर्डिंगली उतने शेयर्स परचेज कर लेगा। जबकि सोल ट्रेडर में जितनी इन्वेस्टमेंट है वो ओनर को खुद करनी पड़ती है। तो मैनेजर्स जो हैं लाजमी नहीं है कि वो इन्वेस्ट करें, वो सिर्फ अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करते हैं, जिससे बिजनेस जो है वो स्प्रेड करता है और प्रॉफिट अर्निंग ज्यादा हो जाती है। लेकिन इसमें एक इशू जो आता है वो है एजेंसी प्रॉब्लम का। फॉर एग्जांपल, मैनेजर्स जो हैं वो एक डिसीजन ले रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैनेजर्स बेसिकली एजेंट हैं। ओनर्स जो हैं वो हैं प्रिंसिपल। अब इशू यहाँ पे ये आ जाता है कि जो मैनेजर का डिसीजन है उसकी वजह से अगर किसी को लॉस होता है तो क्या मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे या प्रिंसिपल ओनर रिस्पॉन्सिबल होगा? तो ये एक एजेंसी प्रॉब्लम जो आ रहा होता है, लीगल इशू क्रिएट हो जाता है, तो उसको कैसे टैकल किया जाता है? अब इसमें डायरेक्टर्स ऑफ अ लार्ज कोटेड कंपनीज में होल्ड अ बोर्ड मीटिंग एंड वोट देमसेल्व्स ह्यूज सैलरी। सबसे पहली बात यह है कि जो डायरेक्टर्स हैं वो बोर्ड मीटिंग में अपनी सैलरी जो है वो बहुत ज्यादा रख लें। अब शेयर होल्डर्स प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तो अगर डायरेक्टर्स की सैलरी ज्यादा हो तो उससे क्या होगा? शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट कम मिलेगा। दूसरा ये है कि शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स ये कर सकते हैं कि वो अपने आप को बोनस शेयर्स खुद से इशू कर दें। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के बेनिफिट्स हैं जो कि डायरेक्टर्स अपने लिए, मैनेजर्स अपने लिए ले सकते हैं। इसको हम ये कह सकते हैं कि मैनेजर जो है वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन असल चीज ये है कि जो मैनेजर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं उन्होंने इंटरेस्ट ऑफ कंपनी जो है उसके लिए काम करना है। दे आर बेसिकली एजेंट ऑफ शेयर होल्डर्स। तो जब तक शेयर होल्डर्स उनको अलाउ नहीं करते वो कोई अपना पर्सनल बेनिफिट ड्रॉ नहीं कर सकते। तो जो इशू डेवलप हुआ ये है कि डायरेक्टर्स अपना पर्सनल बेनिफिट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ये एक एजेंसी प्रॉब्लम जो है वो एक इशू है जब हम कंट्रोल और ओनरशिप को सेपरेट कर देते हैं। अब ये MCQ है कि separation of ownership and control refers to the fact that the owners of the company are always different people. तो always लाजमी नहीं है to the directors। डायरेक्टर्स खुद ओनर्स भी हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स जो हैं वो भी डायरेक्टर्स हो सकते हैं।
लाजमी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जब ऑर्गेनाइजेशन को कॉर्पोरेट मीन कॉर्पोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नेंस मीन मैनेजमेंट, तो जो एजेंसी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए जिनको हम कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स, या इसके लिए दूसरी टर्म यूज होती है कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। Corporate governance is the set of processes and policies by which a company is directed, administered and controlled। तो ऑलरेडी हमने पॉलिसीज बना ली, ये नहीं है कि डायरेक्टर्स जो हैं जो दिल आएगा वो करेंगे, उनको कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अगर हम फर्दर एक्सटेंड करें तो इन्वॉल्व्स अ सेट ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन अ कंपनीज मैनेजमेंट, इट्स बोर्ड्स, इट्स शेयर होल्डर एंड अदर स्टेक होल्डर्स। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल जो हैं वो ये बेसिकली डिफाइन करते हैं कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन कंपनीज मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स और अदर स्टेक होल्डर्स, वो रिलेशनशिप क्या है। डायरेक्टर्स अगर मैनेज करेंगे कंपनी को तो जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को कैसे सेफ गार्ड करेंगे। तो इशू यही चल रहा था कि देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स के डायरेक्टर्स जो हैं वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे, स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड नहीं करेंगे, तो उसके लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स बनाए गए। अब इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए क्या क्या चीजें हैं जी। मेंबरशिप ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में दोनों तरह के मेंबर्स होने चाहिए, एग्जेक्टिव एंड नॉन एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव जो डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी की डे टू डे ऑपरेशंस जो हैं उनको देख रहे होंगे। नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स डायरेक्टली ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं होते, वो एक चेक एंड बैलेंस रखते हैं। हाउ डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन इज डिसाइडेड, ये नहीं है कि डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग करके खुद से ही अपनी सैलरीज डिसाइड कर लें, उसके लिए रेम्यूनरेशन कमेटी बनाई जाती है जो कि डायरेक्टर्स की सैलरी डिफाइन करेगी। हम आगे पढ़ेंगे उसको। द रोल ऑफ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट, अब डायरेक्टर्स जो हैं अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं, ज्यादा प्रॉफिट शो कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर शो करने के लिए ताकि उनको ज्यादा बोनस मिल सके या उनकी सैलरी वगैरह में इंक्रीज की जाए, तो इसको कवर करने के लिए इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट जो है उसका एक रोल डिफाइन किया गया। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए लाजमी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए, कि वो एक एक्सटर्नल ऑडिटर से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवाएं, उनको चेक करवाएं कि क्या वो ट्रू पिक्चर दे रही हैं या नहीं दे रही। हाउ द पब्लिक एज अ लेजिटिमेट स्टेक होल्डर, लेजिटिमेट का मतलब ये है कि उनके पास एक लीगल राइट है सोसाइटी के पास, जनरल पब्लिक के पास, कि वो कंपनी के जो अफेयर्स हैं लार्ज कंपनीज के उन पे एक चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रेशर ग्रुप्स हैं, ग्रीन पीस है, तो वो ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कहीं पोल्यूशन वगैरह तो क्रिएट नहीं कर रही, तो उस पे चेक एंड बैलेंस लेजिटिमेट स्टेक होल्डर। अब उसमें भी एक लीगल प्रोसेस है, एक हद तक उनके पास राइट है, ये नहीं है जो दिल है मुंह उठाए और कंपनी पे प्रेशर डालना शुरू कर दे। हैज अ राइट टू नाउ हाउ द कंपनी इज बीइंग गवर्नड, एक कंपनी को कैसे रन किया जा रहा है। तो पब्लिक जो है, जनरल पब्लिक जो है, जनरल स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके पास भी एक लेजिटिमेट पावर है, लीगल पावर है, कानूनी पावर है कि वो कंपनी के अफेयर्स को देख सकते हैं, उसके बारे में जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो क्या कह रहा है। तो बेसिकली 4 एरियाज हैं जिससे जो एजेंसी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एग्जेक्टिव एंड नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स का एक ब्लेंड बना दिया गया। रेम्यूनरेशन जो है डायरेक्टर्स की उसके लिए रेम्यूनरेशन कमेटी बना दी गई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई जानबूझ के हेराफेरी तो नहीं की गई, मैनिपुलेशन तो नहीं की गई, उस पर चेक एंड बैलेंस के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट जो है वो किया गया। और जनरल पब्लिक को भी एक लीगल पावर दी गई कि वो कंपनी की गवर्नेंस पे एक चेक एंड बैलेंस रख सकें। अब सबसे पहले नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स हैं कौन है, आर नॉट एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। तो ये नॉर्मली जो है नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स हैं जो सोसाइटी में वो लोग जिनके एक अच्छा इमेज है उनको नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स बनाया जाता है। एक तो ये है कि एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी नहीं है। नो मैनेजेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो पहले मैं बता चुका हूँ
कि उनकी कोई डे टू डे ऑपरेशंस को वो मैनेज नहीं करते, मीनिंग दैट दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द डे टू डे रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो हैं डू अटेंड बोर्ड मीटिंग्स में वो बैठते हैं एंड देयरफॉर हैव अ से इन द स्ट्रेटेजिक डिसीजन, और जो भी स्ट्रेटेजिक डिसीजन होगा उसमें वो अपनी राय जरूर देंगे। अब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का जो रोल है वो क्या है, स्ट्रेटजी के हिसाब से दे शुड कंस्ट्रक्टिवली चैलेंज एंड कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी मेकिंग प्रोसेस में वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन वो कंट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। परफॉर्मेंस शुड स्क्रूटनाइज द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट इन मीटिंग एग्रीड गोल्स। ये परफॉर्मेंस चेक करते हैं मैनेजमेंट की कि जो गोल सेट किए गए थे क्या वो अचीव किए गए हैं या नहीं किए गए, और सीनियर मैनेजमेंट जो है उसको भी मॉनिटर कर रहे होते हैं। रिस्क, अब जब मैनेजमेंट जो है वो कोई भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही होती है तो उसमें रिस्क भी होता है कि वो डिसीजन गलत हो जाएगा या जो इंफॉर्मेशन गैदर की गई है वो एक्यूरेट नहीं होगी, तो उसकी वजह से उस इंफॉर्मेशन की बेस पे जो डिसीजन लिया जाएगा वो भी गलत हो सकता है। तो जब कोई भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो, स्ट्रेटजी हो, तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो है वो सेटिस्फाई होंगे अगर कि वाकयातन जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है is accurate and the financial controls and system of risk management are robust and defensible, कि जो आपका कंट्रोल सिस्टम्स हैं, आपके चेक एंड बैलेंस है जो आपका वो प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड है, और जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज की जा रही है फॉर डिसीजन मेकिंग वो एक्यूरेट है। इसके लिए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पीपल, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनिंग अप्रोप्रिएट लेवल्स ऑफ रेम्यूनरेशन, कि जो लोग काम कर रहे हैं तो जिसका जितनी स्किल्स हैं, जितनी उसकी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज हैं, फॉर एग्जीक्यूटिव्स वो मैनेजमेंट हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, तो क्या उनकी रेम्यूनरेशन जो है, उनकी जो सैलरी है वो प्रॉपर है या नहीं है। एंड हैव अ प्राइम रोल इन अपॉइंटिंग एंड वेयर नेसेसरी रिमूविंग सीनियर मैनेजमेंट, तो कोई भी नया जो सीनियर मैनेजर है वो अपॉइंट किया जाएगा या रिमूव किया जाएगा तो उसमें नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो हैं उसकी भी से शामिल हो जाएगी। एंड इन सक्सेशन प्लानिंग, के आगे जो है वो कैसे चलना है, चीजें ट्रांसफर कैसे करनी है, उसमें भी नॉन एग्जीक्यूटिव का रोल प्ले होता है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अपना रोल प्ले करते हैं। अब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो हैं इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स उनके को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनके साथ उनका किसी किस्म का भी रिलेशन है, चाहे वो फाइनेंशियल रिलेशन हो, सोशल रिलेशन हो, फॉर एग्जांपल एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो किसी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या किसी सीनियर मैनेजर का भाई है, कजन है, उसके साथ उसकी कोई रिलेशनशिप है, तो इन दैट केस नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो हैं वो अपना रोल प्रॉपरली प्ले नहीं कर सकेंगे। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए एक जो बेसिक चीज है वो ये है कि वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स मस्ट नॉट हैव बीन एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी इन द लास्ट 5 years, तो ये पहली शर्त है कि पिछले 5 सालों तक वो एम्प्लॉई ना हो। अदरवाइज ये है कि वो मैनेजर्स जिनको उसने चेक एंड बैलेंस रखना है उसके साथ उसका एक रिलेशन हो सकता है, डेवलप हुआ होगा, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। हैव हैड अ मटेरियल बिजनेस इंटरेस्ट इन द कंपनी, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का बिजनेस में कोई मटेरियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए फॉर लास्ट 3 years। 5 सालों तक वो एम्प्लॉई ना हो, 3 साल तक उसके पास कोई मटेरियल शेयर होल्डिंग ना हो कंपनी की। पार्टिसिपेट इन कंपनी शेयर्स ऑप्शंस आर ऑप्शन पेंशन स्कीम, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को शेयर ऑप्शंस नहीं होनी चाहिए, अवेलेबल नहीं होनी चाहिए कि फ्यूचर में वो कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकता है, और ना ही वो पेंशन स्कीम्स में कंट्रीब्यूट करे क्योंकि वो एम्प्लॉई नहीं है। तो एक तो उसको ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम जो होती है, जो ऑक्यूपेशन की वजह से मिलती है, वो अवेलेबल नहीं होगी। दूसरा ये है कि उसकी पर्सनल पेंशन स्कीम अगर है तो उसमें कंपनी कंट्रीब्यूट ना कर रही हो। हैव क्लोज टाइज विद द कंपनी डायरेक्टर्स, रिश्तेदारी नहीं होनी चाहिए उसकी कंपनी डायरेक्टर्स के साथ या सीनियर एम्प्लॉइज के साथ। सर्व एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स फॉर मोर देन 9 years विद द सेम कंपनी, एक ही कंपनी में एक बंदा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 9 साल से ज्यादा
नहीं रह सकता। अगर वो 9 साल से ज्यादा है तो अगेन ये होगा कि लोगों के साथ दोस्तियां बन जाती हैं, रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। इफ एनी ऑफ दीज अप्लाई टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर देयर इंडिपेंडेंस विल बी सीरियसली कंप्रोमाइज्ड। तो ये 5 चीजें हैं जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में नहीं होनी चाहिए। अदर रिकमेंडेशंस जो हैं ये तो बेसिक 5 चीजें आ गई। एटलीस्ट हाफ ऑफ द बोर्ड शुड बी इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, शुड बी होना चाहिए, लाजमी नहीं है, अदर रिकमेंडेशन है कि अगर 6 मेंबर्स हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में तो उसमें 3 नॉन एग्जीक्यूटिव होंगे और 3 एग्जीक्यूटिव होंगे, लेकिन उसमें चेयरमैन ऑफ द बोर्ड जो है वो शामिल नहीं होगा, हु इज ऑफन आल्सो अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब चेयरमैन समेत 7 हैं तो 3 नॉन एग्जीक्यूटिव 3 एग्जीक्यूटिव, चेयरमैन को कंसिडर नहीं करेंगे। A smaller company should have at least 2 independent non-executive directors. Should have, अब ये लाजमी है, होना चाहिए। May have हो सकता है, should have लाजमी है। One of the independent non-executive director should be appointed by the senior independent director. उन दो में से कोई एक जो है, या 2 से ज्यादा है तो कम से कम एक जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो सीनियर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सीनियर ने अपॉइंट किया हो। They are available to be contracted by shareholders who wish to raise matters outside the normal executive channels of communication. अब executive channels of communication का मतलब है लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ जो है वो कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन अगर शेयर होल्डर्स को कोई इशू है तो वो डायरेक्टली नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को अगर मिलना चाहते हैं तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए। It is also worth noting that good corporate governance recommends that the role of chairman who is responsible for activities of the board such as appointing senior management। अब चेयरमैन ऑफ बोर्ड की जो ड्यूटीज हैं उसमें सबसे पहली क्या है, अपॉइंटिंग सीनियर मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजी डेवलपमेंट शुड बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों अलहदा होने चाहिए। अब चेयरमैन ऑफ बोर्ड जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है, अपॉइंट कर रहा है और स्ट्रेटजी डेवलपमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहा है, जबकि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे रनिंग ऑफ द कंपनी। तो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दोनों अलहदा होने चाहिए। इफ द पर्सन होल्ड्स बोथ रोल्स इट विल गिव देम टू मच पावर एंड अलाउ देम टू इंडिविजुअली डोमिनेट द रनिंग ऑफ द कंपनी। Executive directors and non-executive directors would typically be required to stand for re-election by shareholders every 3 years। और 3 साल बाद एग्जीक्यूटिव हों या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हों उनको री इलेक्ट करते हैं शेयर होल्डर्स। तो अगर एक डायरेक्टर है वो 3 साल तक डायरेक्टर रहता है तो 3 साल तक तो वो रहेगा, लेकिन तीसरे साल के एंड पे जब एनुअल जनरल मीटिंग होगी शेयर होल्डर्स की तो उसको दोबारा वोटिंग होगी कि शेयर होल्डर्स उसको इलेक्ट करते हैं या नहीं। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हु हैव बीन विद द कंपनी फॉर ओवर 9 ईयर मस्ट स्टैंड फॉर री इलेक्शन ऑन एन एनुअल बेसिस। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये सारे याद रखने हैं आपने। अब हमने बात की थी कि एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो 9 साल से ज्यादा जो है वो किसी कंपनी में डायरेक्ट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं रह सकता, अदरवाइज उसकी इंडिपेंडेंस जो है वो कंप्रोमाइज हो जाएगी। लेकिन अगर वो रहता है तो फिर हर साल उसको री इलेक्शन उसकी होगी, हर साल उसकी वोटिंग होगी। तो अब इसे एक चीज और भी आप कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर 9 साल से ज्यादा वो रहता है तो उसकी इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज तो होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो रह ही नहीं सकता। लेकिन अगर वो 9 साल से ज्यादा अरसा रहेगा तो हर साल उसकी री इलेक्शन होगी, और 9 साल से कम अरसे में है तो 3 साल बाद जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की री इलेक्शन का प्रोसेस होगा, वोटिंग होगी एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर। अब रेम्यूनरेशन कमेटी तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो हैं वो ये कर सकते हैं कि वो बोर्ड मीटिंग के अंदर अपनी अनड्यू रेम्यूनरेशन अनड्यू वेजेस जो हैं वो खुद से ही डिसाइड कर लें, जिससे जो है शेयर होल्डर्स को या बाकी स्टेक होल्डर्स को जो है वो नुकसान होता है। तो इस चीज को कवर करने के लिए रेम्यूनरेशन कमेटी बनाएगी। अब रेम्यूनरेशन कमेटी मेड अप ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स which is responsible for deciding on the pay and any incentive offered to executive directors। It is an important principle of corporate governance that no director should be involved in
सेटिंग द लेवल ऑफ देयर ओन रेम्यूनरेशन। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक बेसिक जो प्रिंसिपल है कि डायरेक्टर्स जो हैं वो अपनी रेम्यूनरेशन खुद से डिसाइड ना करें। दो बोर्ड ऑफ अ लिस्टेड कंपनी शुड देयरफॉर एस्टैब्लिश अ रेम्यूनरेशन कमेटी। लिस्टेड कंपनीज, वो कंपनीज जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, उनके लिए ये शर्त है। नॉन लिस्टेड के लिए ये शर्त लाजमी नहीं है कि वो रेम्यूनरेशन कमेटी जो है वो बनाए। एस्टैब्लिश अ रेम्यूनरेशन कमेटी एट लीस्ट 3 or 2 in the case of smaller companies independent non executive directors। कि रेम्यूनरेशन कमेटी में अगर लिस्टेड कंपनी है तो 3, अगर स्मॉलर कंपनी है तो 2 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स पे जो है मुश्तमिल एक रेम्यूनरेशन कमेटी बनानी चाहिए। द रेम्यूनरेशन कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग द रेम्यूनरेशन ऑफ ऑल द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। उनकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो है, क्योंकि रेम्यूनरेशन कमेटी खुद जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स पे मुश्तमिल है, इंक्लूडिंग पेंशन राइट्स एंड एनी कंपनसेशन पेमेंट्स, कोई भी इनको जो पेमेंट हो रही है। द होल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग द लेवल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ एनईडीज। अब रेम्यूनरेशन कमेटी जो है वो क्या करेगी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की जो है सैलरी डिफाइन करेगी कि उनको क्या मिलना चाहिए, जबकि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की जो सैलरी है या रेम्यूनरेशन है उसके लिए पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। ऑल्दो द डिसीजन मे बी डेलीगेटेड टू अ कमेटी ऑफ द बोर्ड। लेकिन इस डिसीजन को कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की सैलरी क्या होगी उसको डेलीगेट किया जा सकता है कमेटी के पर भी, जिसमें सारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ना हो, कुछ मेंबर्स ऑफ बोर्ड्स उसमें शामिल हों। इट अब बेनिफिट्स के हैं रेम्यूनरेशन, अवॉइड्स द एजेंसी प्रॉब्लम ऑफ डायरेक्टर्स के जो एजेंट के तौर पर वो रोल प्ले कर रहे हैं, तो कि वो खुद अपने डिसीजन अपनी सैलरी डिसाइड ना करें, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इट लीव्स द बोर्ड फ्री टू मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस अबाउट द कंपनीज फ्यूचर, कि वो जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, आप उनकी सैलरी वगैरह ये वो डिसीजन जो है वो कौन कर रहा है, रेम्यूनरेशन कमेटी। तो जो डायरेक्टर हैं वो सिर्फ इन्वॉल्व होंगे किसमें, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस करने में। डिसएडवांटेजेस क्या है, देयर इज अ डेंजर ऑफ यू स्क्रैच माय बैक, मतलब वो ये है कि हम दोनों एक दूसरे की जो कमर है ना उस पर खारिज करते हैं। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो हैं वो हायर सैलरी दें किसको, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को, तो जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं वो हायर सैलरीज डिसाइड करें किसकी, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की। देयर विल बी कॉस्ट इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग फॉर एंड होल्डिंग कमेटी मीटिंग्स, तो मीटिंग्स में जो है वो कॉस्ट भी आएगी, तो एक एक्सपेंस जो है एक्स्ट्रा इंकर करना पड़ेगा। अब तीसरा जो रोल था वो ये था कि अगर हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो है कि एक इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर्स होने चाहिए। अब यहाँ पे जो इशू आ जाता है वो ये आ जाता है कि फॉर एग्जांपल एक फाइनेंस डायरेक्टर है, वो फाइनेंस डायरेक्टर बेसिकली किसको मैनेज कर रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट को। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो है जितने भी इश्यूज हैं उसमें सपोज फ्रॉड आ गया है, उसमें एरर है, उसमें कंट्रोल प्रोसीजर्स जो हैं उनको फॉलो नहीं किया जा रहा, तो एक इंटरनल डायरेक्टर ऑडिटर जो है वो एक फ्रॉड हाईलाइट करता है किसमें, फाइनेंस डिपार्टमेंट में, और उसको रिपोर्ट करना पड़ता है फाइनेंस डायरेक्टर को उस फ्रॉड के बारे में। इसका मतलब ये होगा कि वो बंदा जो रिस्पॉन्सिबल था कि उसके नीचे कोई गलत काम ना हो, उसके नीचे गलत काम हुआ और ऑडिटर ने आइडेंटिफाई करके अगर उसी को रिपोर्ट करना है तो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा इंटरनल ऑडिटर, उसको प्रॉब्लम आएगी, फाइनेंस डायरेक्टर जो है उससे नाराज होगा, उस पर प्रेशर डालेगा कि तुम इस फ्रॉड को छुपाओ। तो इस चीज के लिए फिर ये किया गया कि ऑडिट कमेटी बनाएगी। Audit committee consists of independent non-executive directors। Again non-executive directors ही जो हैं वो audit committee का हिस्सा होंगे। who are responsible for monitoring and reviewing the company's internal financial controls। अब कंट्रोल बेसिकली जब हम डिफाइन करें तो कंट्रोल के 3 मेन पार्ट्स हैं। डॉक्यूमेंटेशन, कि जो भी ट्रांजैक्शन हो वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, उसका डॉक्यूमेंट बनना चाहिए, वो इनवॉइस है या कुछ है। उसके बाद ऑथराइजेशन, हर बंदा ये नहीं है जिसका दिल करेगा वो परचेज कर रहा है, जिसका दिल कर रहा है वो क्रेडिट लिमिट डिफाइन कर रहा है। ट्रांजैक्शंस जो हैं वो प्रॉपरली ऑथराइज्ड होनी चाहिए।
और तीसरी जो चीज है वो है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। एक ही बंदा जो है वो बैंक कैश रिसीव करे, वही बैंक में डिपॉजिट करवाए, वही जो है वो बैंक रिकॉन्सिलेशन बना स्टेटमेंट बना रहा हो, तो देयर इज अ चांस ऑफ फ्रॉड। एक ही बंदा से पैसे रिसीव कर रहा है, वही रिसीवेबल लेजर बना रहा है, तो देयर इज अ चांस ऑफ फ्रॉड। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो हैं वो इंश्योर करते हैं कि कंपनी के जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स हैं एंड द इंटेग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, के जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई गई तो उसमें जो ट्रू पिक्चर थी, जो फैक्ट्स थे, उनको डिस्क्लोज किया गया। ना ये कि बल्कि कि मैनेजर में जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने अपनी मर्जी के रिजल्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए ताकि उनकी परफॉर्मेंस बेहतर शो हो। तो ऑडिट कमेटी का जो बेसिकली रोल है वो दो चीज़ों को वो देख रही है। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स प्रॉपरली इंप्लीमेंट हुए हैं या नहीं हुए, इंटेग्रिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है या नहीं है। तो ऑडिट कमेटी एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द फुल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर। उनके दरमियान में जो है वो ऑडिट कमेटी है जो कि उनके इश्यूज को सॉल्व करती है, चेक करती है और मॉनिटर कर रही होती है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो इंटरनल या एक्सटर्नल ऑडिटर को अनड्यू इन्फ्लुएंस ना कर सके। अब responsibilities of audit committee: reviewing accounting policies and financial statement as a whole to ensure that they are appropriate and balanced। ये जो अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज की जा रही हैं, फाइफो वेटेड एवरेज मेथड वगैरह जो है, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर रही हैं, वो एज अ होल जो है वो अप्रोप्रिएट है, अकाउंटिंग पॉलिसी अप्रोप्रिएट है या नहीं है। तो एक तो वो अकाउंटिंग पॉलिसी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ओवरऑल चेक कर रही होती हैं। रिव्यू सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स एंड रिस्क मैनेजमेंट। अब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अगर प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो देयर इज अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। एक डॉक्यूमेंट ही जनरेट नहीं हुआ तो वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी, तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं वो मिस स्टेटेड हो सकती हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब मिस स्टेटेड होती हैं तो ईदर दे आर मिस स्टेटेड ड्यू टू एरर्स और फ्रॉड्स। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है वो यही कि रिस्क मैनेजमेंट जो है वो है या नहीं है। नोट दैट द रिस्क मैनेजमेंट में बी डेल्ट विद बाय सेपरेट कमेटी, द रिस्क कमेटी। तो रिस्क मैनेजमेंट या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है उसको ओवरऑल देख रही होती है कि ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल्स प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एग्रीमेंट ऑफ द वर्क एजेंडा फॉर द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट जो है उसका बेसिकली काम क्या होगा, उस पे एग्रीमेंट डेवलप करना जो है वो भी ऑडिट कमेटी का काम है। एज वेल एज रिव्यूइंग द रिजल्ट्स ऑफ इंटरनल ऑडिट वर्क, और उसके जो रिजल्ट्स हैं उनको भी रिव्यू ऑडिट कमेटी कर रही होती है। मेकिंग रिकमेंडेशंस टू द बोर्ड फॉर देम टू पुट टू द शेयर होल्डर्स रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर्स, के अगर इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर को अपॉइंट करना है या रिमूव करना है तो उसके लिए जो रिकमेंडेशंस हैं वो भी ऑडिट कमेटी देती है। उनकी रेम्यूनरेशंस एंड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के वो काम कैसे करेंगे, उनका ऑडिट का स्कोप क्या होगा, ये सारे डिसीजंस रिकमेंडेशंस जो हैं, डिसीजंस नहीं रिकमेंडेशंस जो हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दे रही होती है। Liaising with external auditors, in particular relating to the review and monitoring of external auditors' independence and objectivity as well as the effectiveness of the audit process। तो एक्सटर्नल ऑडिटर को जो है वो बेसिकली ये एक सेफ गार्ड प्रोवाइड कर रही होती है कि एक्सटर्नल ऑडिटर इंडिपेंडेंट रहे, ऑब्जेक्टिवली काम करे, उसका जो सब्जेक्टिव अप्रोच नहीं होना चाहिए बल्कि ओवरऑल जो ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए वो काम कर रहा हो, एज वेल एज द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिट प्रोसेस। अब इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स, डिजायर्ड आउटपुट। तो क्या ऑडिटर जो है एक्सटर्नल ऑडिटर है वो अपने effectively काम कर रहा है या नहीं कर रहा। The main advantages of an audit committee is that it allows auditor to report their findings to independent directors, क्योंकि ऑडिट कमेटी जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स पे मुश्तमिल होती है। This avoid the number of possible problems. External auditor do not have to report frauds or errors to executive directors। तो ये पॉइंट याद रखना है कि वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को फ्रॉड या एरर्स रिपोर्ट नहीं कर रहे होंगे क्योंकि वो तो खुद उसमें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो एरर्स या फ्रॉड को प्रिवेंट करें। और अगर एक्सटर्नल ऑडिटर ने हाईलाइट कर लिया कोई भी एरर या फ्रॉड तो नॉर्मली वो लोग जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं वो रजिस्ट करेंगे इसको कि नहीं, वो मानने की कोशिश
वो कोशिश करेंगे कि वो ना माने. Who may be responsible for perpetrating them. Internal auditors are unlikely to feel comfortable reporting systems weakness to executive directors. तो मैं ऊपर बात बता चुका हूँ कि अगर एक इंटरनल ऑडिटर है उसको फाइनेंस डायरेक्टर को ही रिपोर्ट करना है अगर, तो फाइनेंस डायरेक्टर की जो एरर्स हैं वो फाइनेंस डायरेक्टर को रिपोर्ट करना जो है वो कंफर्टेबल नहीं होगा. इंटरनल ऑडिटर वो चूंकि जूनियर होता है तो उसके इन्फ्लुएंस में आ जाएगा या उसको ये थ्रेट होगा कि मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा.